गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हम यूपीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के मेमोरी के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम क्लाउड स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है, यानी क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को स्टोरेज प्रदान करती है। फिर से, क्लाउड भंडारण एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को स्टोरेज प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड भंडारण या फिर क्लाउड स्टोरेज की मदद से उपयोगकर्ता अपनी फाइल को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड भंडारण की मदद से उपयोगकर्ता या फिर यूजर्स जो होता है वो अपनी फाइल को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट की मदद से इसे विश्व के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। उपयोग के तौर पे आपका गूगल ड्राइव होता है, यानी क्लाउड स्टोरेज के अंतर्गत आपका गूगल ड्राइव आता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आता है, क्लाउड अमेजन आता है, क्लाउड अमेजन ड्राइव आता है आदि क्लाउड स्टोरेज के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि सीधा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए नॉर्मल कोई पीडीएफ है, बुक का मान लीजिए पीडीएफ है, उसको हम गूगल ड्राइव में स्टोरेज कर देते हैं तो उसको हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में भी यदि कोई प्रोडक्ट हम रख देते हैं, पीडीएफ रख देते हैं, तो उसको भी हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इसके बाद आई क्लाउड एक आता है, आई क्लाउड में भी हम किसी पीडीएफ को रख दे देंगे तो उसको भी हम बहुत समय बाद प्राप्त कर सकते हैं। और आता है एक अमेजन ड्राइव में भी किसी प्रोडक्ट को हम स्टोरेज कर देते हैं तो उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है। नेक्स्ट है इनपुट यूनिट्स। तीसरे नंबर का पॉइंट दिया है इनपुट यूनिट्स। जिन युक्ति या फिर यूनिट्स का प्रयोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियाँ या फिर यूनिट आगमन अथवा इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि मानवीय भाषा में प्रविष्ट किए जा रहे डेटा अथवा प्रोग्राम को कंप्यूटर के सामने समझने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रोग्राम की जाने वाली युक्तियों को इनपुट युक्तियाँ कहते हैं। यह युक्तियाँ अक्षरों, अंकों, अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट अर्थात 0 तथा 1 में परिवर्तित करके सीपीयू के समझने योग्य बनाती है। कुछ उदाहरण इनपुट युक्तियाँ इस प्रकार हैं। यथाविवरण, यानी कि इनपुट के अंतर्गत आपका कीबोर्ड आता है, इनपुट के अंतर्गत माउस आता है, इनपुट के अंतर्गत स्कैनर आता है, इनपुट के अंतर्गत ट्रैक बॉल आता है, इनपुट के अंतर्गत लाइट पेन आता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट युक्तियों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले नंबर पे ऑनलाइन इनपुट यूनिट्स, दूसरे नंबर पे सोर्स डेटा इनपुट यूनिट्स। डिस्कस अबाउट ऑनलाइन इनपुट यूनिट्स। यह वे युक्तियां हैं या फिर यह वे यूनिट्स हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में सीधे इनपुट प्रदान कर सकते हैं, अतः इन्हें डायरेक्ट डेटा इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। यानी ऑनलाइन इनपुट यूनिट्स को हम डायरेक्ट डेटा इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। यही यूनिट्स कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी रहती है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, एटसेट्रा। ऑनलाइन इनपुट यूनिट के अंतर्गत माउस आता है, कीबोर्ड आता है, लाइट पेन आता है, जॉयस्टिक आता है, एटसेट्रा। सेकेंड नंबर पे आपका सोर्स डेटा इनपुट यूनिट्स, दूसरे नंबर पे आपका सोर्स डेटा इनपुट यूनिट्स आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो यह वे यूनिट हैं जो किसी भी सोर्स से
डेटा एवं इंफॉर्मेशन को पढ़ सकती है एवं प्रणाली में संचित कर लेती है। बाद में उस डेटा का आवश्यकतानुसार कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बॉल पॉइंट ऑफ सेल। POS का मतलब क्या होता है? तो POS आपका पॉइंट ऑफ सेल आता है। इसी को हम सोर्स डेटा इनपुट के उदाहरण के रूप में जानते हैं। टर्मिनल आता है, स्कैनर आता है, ये सभी जो होते हैं वो सोर्स डेटा इनपुट के रूप में जाने जाते हैं। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यह वे युक्तियाँ हैं जो किसी भी स्रोत से आंकड़े एवं निर्देशों को पढ़ सकती है एवं प्रणाली में संचित कर लेती है। बाद में उस डेटा का आवश्यकतानुसार गणना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल, POS, टर्मिनल, स्कैनर एटसेट्रा। डिस्कस अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड मुख्य और सुगम ऑनलाइन इनपुट यूनिट है, यानी कि कीबोर्ड जो होता है वो मेजर एंड सुइटेबल ऑनलाइन इनपुट यूनिट होता है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है, यानी कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कीज वाला मशीन से या फिर इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसके माध्यम से टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। डेटा को 1 और 0 में बदलकर कीबोर्ड 2 प्रकार से CPU में इनपुट कर सकता है, पहला श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में। अतः कीबोर्ड 2 प्रकारों में बांटे जा सकते हैं, यानी कीबोर्ड 2 प्रकारों में बांटे जा सकते हैं। पहले नंबर पे आपका सीरियल कीबोर्ड आता है। पहले नंबर पे आपका सीरियल कीबोर्ड आता है और दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो पैरेलल कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में समांतर 104 कुंजियाँ होती हैं, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में समांतर 104 कुंजियाँ होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक कुंजियाँ होती हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्ट होता है। आजकल बाजार में USB की बोर्ड भी आ रहे हैं। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बेस है, ऐसा कुछ है। USB का फुल फॉर्म पता नहीं है अभी, जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं। कीबोर्ड की सभी कुंजियों को हम मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं, यानी कीबोर्ड की सभी कुंजियों को हम मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पे आपका फंक्शन कुंजी आता है, दूसरे नंबर पे अल्फ़ा माइनस न्यूमेरिक कुंजी आता है, जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे न्यूमेरिक की आता है। चौथे नंबर पे स्पेशल की आता है। पाँचवें नंबर पे कर्सर की आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फंक्शन की, यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, यानी कि फंक्शन की जो होता है वह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। इनकी संख्या 12 F1 से लेके F12 होती है। इनका कार्य अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। दूसरे नंबर पे आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की आता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंतर्गत क्या आता है? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंतर्गत यह कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक जो की होता है यह कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है। इसके माध्यम से अल्फ़ाबेट एवं न्यूमेरिक नंबर के साथ विशेष चिन्हों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, जैसे A to Z 0 to 9 और भी फिर डिफरेंट प्रकार के जो साइंस होते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेट भी इसमें यूज किया जाता है, नंबर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक की, इसमें केवल नंबर का यूज किया जाएगा। यह कीबोर्ड के दाएं तरफ, यानी यह कीबोर्ड के जो है, मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड के दाएं तरफ यह पाया जाता है। कीबोर्ड के दाएं तरफ होती है। इसमें कुल 17 कुंजियाँ होती हैं, यानी कि न्यूमेरिक की में कुल 17 कुंजियाँ होती हैं इधर साइड। यदि न्यूमेरिक की ऑन होती है तो नंबर इनपुट होते हैं। फिर से, यदि न्यूमेरिक की ऑन होती है तो नंबर इनपुट होते हैं, और यदि यह बंद होती है तो ऐसे एरो की एवं तो यह एरो की होती है। फिर से बहुत ही बेसिक डिफरेंस दिया है। यदि न्यूमेरिक की ऑन होती है तो नंबर इनपुट होते हैं, और यदि यह बंद होती है तो यह एरो की वह अन्य फंक्शन के जैसे काम करती है। चौथे नंबर का होता है स्पेशल की। इसकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है, यानी स्पेशल की संख्या जो होती है वो
कीबोर्ड में कम होती है और ये कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे प्रिंट स्क्रीन, जैसे कि प्रिंट स्क्रीन यानी कि स्पेशल की का प्रयोग होता है वो स्क्रीन से प्रिंट निकालने के लिए करते हैं। स्क्रोल बड़ा स्क्रोल लॉक भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी स्पेशल की के अंतर्गत प्रिंट स्क्रीन आता है, स्क्रोल बाल आता है एंड पाज ब्रेक आता है, होम आता है, इंड आता है, एट्सेट्रा। आल्ट CTRL एंड शिफ्ट प्लस की भी विशेष उद्देश्य कुंजियों के तौर पर उपयोग की जाती है। इन्हें मॉडिफायर कुंजियाँ या फिर मॉडिफायर की भी कहा जाता है। 5वें नंबर पे आपका कर्सर की आता है। 5वें नंबर पे कर्सर की आता है। यह 4 प्रकार की होती है, ऊपर अप, नीचे डाउन, लेफ्ट में बाएं में लेफ्ट और दाएं में राइट। इन चारों कर्सर कुंजियों का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। ये दिया है कीबोर्ड और सभी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपका विंडो दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन चीज़ कहाँ कहाँ पर है, क्वेश्चन भी बनता है इसी से। कैपिटल लॉक कौन सा है, तो कैप्स लॉक ये है। शिफ्ट कौन सा है, तो शिफ्ट ये है। कंट्रोल कौन है, तो कंट्रोल ये है। विंडो कौन है, तो विंडो ये है। आल्ट यहाँ पर दिया है, स्पेस बार यहाँ पर दिया है, फिर आल्ट यहाँ पर दिया है, विंडो यहाँ पर दिया है, मेनू है ये कंट्रोल दिया है, यहाँ पर शिफ्ट दिया है सॉरी, ये चारों प्रकार का एरो यहाँ पर दिया है। न्यूमेरिकल पैड ये यहाँ पर, ये पूरा जो है आपका ये न्यूमेरिकल पैड है। इसके बाद इंडिकेटर्स यानी इतने यहाँ पर सब इंडिकेटर्स दिया है। यहाँ पर स्क्रॉल दिया है, कहाँ पर, तो ये पूरा स्क्रॉल दिया है, स्क्रॉल है ये स्क्रॉल करने के लिए। और प्रिंट स्क्रीन कहाँ पर दिया है, तो ये प्रिंट स्क्रीन है। और डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो डिलीट करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया है, डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया है। और बैक स्पेस कहाँ पर दिया है, तो बैक स्पेस यहाँ पर दिया है। इंटर करने के लिए कहाँ से ऑप्शन दिया है, तो इंटर करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है। फंक्शन कहाँ पर दिया है, तो ये 12 प्रकार का फंक्शन यहाँ पर दिया है। इसके पहले फंक्शन कहाँ पर दिया है, तो इसके पहले फंक्शन यहाँ दिया है। ये सभी फंक्शन है, ये सभी फिगर्स किस में दिया है, तो कीबोर्ड का यह सभी फिगर है, यानी कि यह सभी जो होता है कीबोर्ड के फिगर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस अबाउट माउस। माउस से आप क्या समझते हैं, तो माउस यह एक ऑनलाइन इनपुट यूनिट होता है, यानी माउस होता है यह एक ऑनलाइन इनपुट यूनिट होता है जिसमें आमतौर पर 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और एक मिडल व्हील होता है, यानी कि ये माउस हो गया। एक तरफ यहाँ पर राइट बटन यहाँ पर दिया रहता है और लेफ्ट बटन यहाँ पर दिया रहता है और यहीं पे एक व्हील लगाया रहता है आगे पीछे स्क्रॉल करने के लिए। यह माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिजिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है या फिर लेजर माउस हो सकता है। भौतिक माउस बाल की गति के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि जो फिजिकल माउस होता है यह माउस बाल की मूवमेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल तथा लेजर माउस प्रकाश सिग्नलों के आधार पर कार्य करते हैं, यानी कि जो फिजिकल माउस होता है यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो फिजिकल जो माउस होता है वो बाल की गति के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि ऑप्टिकल एवं लेजर माउस जो था वो प्रकाश के सिग्नलों के आधार पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त कार्डलेस माउस भी बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा कार्डलेस माउस भी बाजार में उपलब्ध है। यह माउस फ्रिक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसमें ट्रांसमीटर व रिसीवर होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। ये हो गया पर माउस फिगर है, ये माउस से रिलेटेड फिगर। नेक्स्ट पार्ट है स्कैनर।
स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, यानी स्कैनर भी जो होता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जा सकता है। इसके माध्यम से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि स्कैनर के द्वारा जो हार्ड कॉपी होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सीधे कहने का मतलब है जब हम किसी PDF को ले जाते हैं, उस PDF से यदि हमें कोई उस PDF से प्रिंट निकाल कर जब हमें वो प्रिंटर दे देता है, प्रिंट करने वाला आदमी दे देता है, तो उसी को जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाना जाता है। यानी जो PDF हम देते हैं वो हार्ड कॉपी रहता है, जो हम उससे जो हम PDF से जो हम बुक प्रिंट करवाते हैं, जो प्रिंट किया हुआ जो बुक होता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, स्कैनर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रयोक्ता यूजर को सूचना अथवा डेटा को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी स्कैनर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्कैनर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें यूजर्स को सूचना अथवा डेटा को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है, पहले से ही PDF के रूप में अवेलेबल रहता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे हम MICR के नाम से जानते हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग बैंकिंग में चेक जांचने में किया जाता है। MICR तकनीक में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही या फिर मैग्नेटिक इंक द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं, जिसे MICR रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। ये क्या है? MICR, फिगर ऑफ MICR। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू MICR। नेक्स्ट है दिया ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे हम OMR के नाम से जानते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। यह स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल व पेन के चिन्हों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को जांचता है। यानी यह स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल व पेन के चिन्हों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को जांचता है। आजकल इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर शीट को जांचने में किया जाता है। ये है OMR स्कैनर, यानी OMR को स्कैन करने वाला यही स्कैनर है, जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे हम OCR का फुल फॉर्म होता है O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन द्वारा टाइपराइटर हाथ से लिखे लेख तथा क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर पढ़े जाते हैं। फिर से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन द्वारा टाइपराइटर हाथ से लिखे लेख तथा क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर पढ़े जाते हैं। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। यह एक आधुनिक मशीन है जो टेक्स्ट को स्कैन करती है और इसका प्रयोग किताबों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है? तो OCR का जो फिगर दिया है यही है OCR का फिगर। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट जॉयस्टिक। इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है, यानी जॉयस्टिक का प्रयोग जो होता है वो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। इसके माध्यम से गेम्स खेलना अत्यंत सुविधाजनक हो जाता है। यह है जॉयस्टिक का फिगर कहाँ पर है? तो यह है जॉयस्टिक का फिगर। गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग बहुत ही आसानी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। डिस्कस अबाउट ट्रैक बॉल। यह एक पॉइंटर डिवाइस है, यानी ट्रैक बॉल क्या होता है? तो ट्रैक बॉल एक प्रकार का पॉइंटर डिवाइस होता है। यह लैपटॉप में माउस का कार्य करती है, यानी कि जो ट्रैक बॉल होता है लैपटॉप में माउस का कार्य करती है। इसके द्वारा गेम्स भी खेले जाते हैं। इसमें केवल बॉल को घुमाना पड़ता है। इसमें जो बॉल होता है उसको केवल घुमाना पड़ता है, पूरी डिवाइस को नहीं घुमाना पड़ता है, केवल बॉल को घुमाया जाता है। कहाँ पर है? तो यही है ट्रैक बॉल। केवल इसमें क्या किया जाता है? तो केवल बॉल को घुमाया जाता है, पूरे डिवाइस को ही नहीं घुमाया जाता है। यही है बॉल।
डिस्कस अबाउट लाइट पेन। लाइट पेन का मतलब क्या होता है? तो लाइट पेन का मतलब होता है, लाइट पेन भी एक प्रकार का पॉइंटर डिवाइस ही होता है, यानी कि लाइट पेन जो होता है वो भी एक प्रकार का पॉइंटर डिवाइस ही होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति व चित्र निर्माण के लिए होता है। कंप्यूटर डिजाइनर इसका प्रयोग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिवाइस डिजाइन, यानी कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के कार्यों में करते हैं। फिगर देख लो, यही है आपका लाइट पेन, लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जिसे हम BCR के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किसी उत्पाद प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें बार कोड को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। यही है बार कोड को। और पेपर जब हम देने जाते हैं तो ये हमारे हाथों पर बैक्टीरिया को चेक करने का भी काम करता है। इसी का प्रयोग जो है, जब कोविड-19 था उस समय पेपर जब हम देने जाते थे तो इसी का प्रयोग करते थे लोग वहाँ पे। बार कोड व बार कोड रीडर। चौथे नंबर पे आपका दिया है आउटपुट डिवाइस या फिर आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जो किसी संगणना या फिर कंप्यूटर के परिणामों को यूजर्स तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन यूनिट द्वारा दिखलाए जा सकते हैं, प्रिंटर द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं यानी कि आउटपुट डिवाइस जो होता है वो प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग कराए जा सकते हैं। चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं, यानी चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं, अथवा अन्य किसी विधि द्वारा यह निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्गम युक्तियाँ दो प्रकार की होती है। जो निर्गम युक्तियाँ होती हैं, निर्गम युक्तियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती है, यानी आउटपुट डिवाइस जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है। एक तो आपका हार्ड कॉपी यूनिट्स होता है, दूसरे नंबर पे सॉफ्ट कॉपी यूनिट्स होता है। पहले नंबर पे आपका हार्ड कॉपी यूनिट्स, यह वे युक्तियां हैं जिनसे हम कागज़ पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया। ये सभी हार्ड कॉपी यूनिट्स के अंतर्गत आती हैं, यानी यह वे युक्तियां हैं जिनसे हम कागज़ पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर और प्लॉटर। दूसरे नंबर पर आपका सॉफ्ट कॉपी यूनिट, यह वे यूनिट्स हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली पर अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, LCD हो गया। फिर से सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत क्या आता है? तो सॉफ्ट कॉपी यूनिट के अंतर्गत यह वे युक्तियां हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली पर अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, LCD हो गया। ये सभी जो होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी यूनिट के अंतर्गत आते हैं। डिस्कस अबाउट मॉनिटर। मॉनिटर से क्या मतलब होता है? इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, यानी कि मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, यानी यह आउटपुट जो होता है आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, यानी कंप्यूटर के ऊपर जो दिखाई देता है। यानी कि हम कोई भी कीबोर्ड से इनपुट हम दे दिए कि भाई किसी फल के बारे में बताइए, तो वो जो अब हम लिख कर कीबोर्ड के द्वारा जब हम लिखते हैं तो वो इनपुट होता है। जब वह प्रोसेस होकर, यानी कुछ समय लगता है प्रोसेसिंग में, यानी प्रोसेसिंग करता है 1 सेकंड 2 सेकंड, प्रोसेसिंग के बाद वो बता देता है कि इस फ्रूट का ओरिजिन प्लेस यहाँ पर है, तो वो स्क्रीन पे ही दिखाई देता है। तो वही हमारा आउटपुट है, और जो यहाँ से हम लिख के निर्देश भेजे हैं वो आपका इनपुट है। और बीच में जो समय में 1-2 सेकंड तक जो प्रोसेसिंग हुआ है उसी को हम प्रोसेसर के नाम से या फिर प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। फिर से सीधे कहने का मतलब यह है कि मॉनिटर होता है पर प्रदर्शित जो चित्र होते हैं वो हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट्स से मिलकर आपस में बने होते हैं, जिन्हें हम पिक्सेल्स के नाम से जानते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है? तो मॉनिटर निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका CRT होता है, CRT मॉनिटर होता है। दूसरा आपका LCD मॉनिटर होता है। तो CRT मॉनिटर को हम किस नाम से जानते हैं? तो
सीआरटी मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआरटी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब होता है, यानी कि सीआरटी का फुल फॉर्म होता है सी फॉर कैथोड, आर फॉर रे, एंड टी फॉर ट्यूब होता है, यानी कि कैथोड रे ट्यूब होता है। जबकि एलसीडी में आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आता है। दूसरे नंबर पर मॉनिटर दो प्रकार का होता है, एक तो आपका सीआरटी मॉनिटर होता है, दूसरे नंबर पर आपका एलसीडी मॉनिटर होता है। और सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सीआरटी के बारे में, यानी कि कैथोड रे ट्यूब के बारे में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, यानी कि सीआरटी में एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ फोस्फोर की कोटिंग पर फायर करती है। फिर से इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ फास्फोर की कोटिंग पर फायर करती है, जिससे फास्फोर में चमक आती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग प्रदर्शित होते हैं। इसी को प्रदर्शित होने लगते हैं। इसी को हम कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कैसा होता है कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब का पिक्चर यही है, लाइट की तरह होता है। कैथोड रे जो पिक्चर होता है वो सीआरटी मॉनिटर जो होता है वो आपका ऐसे ही होता है कैथोड रे। इसमें क्या होता है? तो यह पिक्चर ट्यूब होता है, यह पिक्चर ट्यूब होता है, यह इलेक्ट्रिकल गन होता है, यह कलर सिग्नल्स होता है, और यह मास्क होता है, और यह इलेक्ट्रॉन बीम्स होता है, यह इलेक्ट्रॉन बीम्स होता है, और यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देता है। टीवी में भी यही संरचना लगभग देखने को मिलती है। पहले टीवी में इसी का सिस्टम हमें सीआरटी देखने को मिलता है। टीवी में पिछवा जो लगा रहता था। एलसीडी जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जानते हैं, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें जो होता है लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है जो कि पिक्सल्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है जो कि पिक्सल्स को की स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। एलसीडी मॉनिटर में विद्युत की खपत कम होती है, यानी एलसीडी मॉनिटर में विद्युत की जो खपत होती है बहुत ही कम होती है। वर्तमान समय में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो एलसीडी टीवी हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, ये सभी जो होता है वो एलसीडी डिस्प्ले ही दे रहा है। एमोल्ड डिस्प्ले जो होता है वो थोड़ा अलग होता है इससे। नेक्स्ट है एलसीडी। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल की नई तकनीक एलईडी है, यानी कि आजकल के समय, पहले तो एलसीडी का प्रयोग किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में लाइट इमिटिंग डायोड का जो है ज़माना है, यानी आजकल की नई तकनीक एलईडी है जिसका पूरा नाम होता है लाइटिंग इमिटिंग डायोड। यह एलसीडी मॉनिटर है, यह एलसीडी मॉनिटर यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। सब चीज़ का फिगर दिया, बहुत बढ़िया किया है। प्रिंटर, डिस्कस अबाउट प्रिंटर या मुद्रण यंत्रों से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज़ पर छाप कर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्रण यंत्र कंप्यूटर से परिणामों को विद्युत रंगों के रूप में प्राप्त करता है एवं उन्हें कूट संकेत के अनुसार अक्षरों में परिवर्तित करके कागज़ पर छाप देता है। यह छापने की क्रिया मुद्रण यंत्र के प्रकार एवं उसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक के अनुसार पर संपन्न होती है। इस आधार पर मुद्रण यंत्रों को दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार पर प्रिंटिंग मशीन्स को हम दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहले नंबर पर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, जिसे हम हिंदी में समघात मुद्रण यंत्र या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के प्रिंटरों में किसी अक्षर या आकृति को कागज़ पर छापने के लिए एक स्याही युक्त फीते पर कैथोड या फिर प्रिंट हैमर या पिनों की मदद से पीछे से प्रहार किया जाता है, जिससे कागज़ पर वांछित आकृति उभर कर आती है। जैसे मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेसिबल प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेसिबल प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर्स होता है। यह सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है। नेक्स्ट डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, जिसे हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स डिस्कस अबाउट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनके प्रिंट हेड में समानता 9 से 24 तक
पिनें होती हैं। फिर से इनके प्रिंट हेड में समानतः 9 से 24 तक पिनें होती हैं। इन पिनों की रिबन तथा कागज पर स्पर्श से डाट छपते हैं और छपाई होती है। जितने अधिक पिन एक प्रिंटर के प्रिंट हेड में होते हैं वह उतना ही अच्छा माना जाता है। इन प्रिंटरों में हम रिबन को अदल बदल कर किसी भी रंग के रंगीन प्रिंट ले सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति समानतः 30 से 6600 अक्षर प्रति सेकेंड या कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। यह है डॉट मैट्रिक प्रिंटर के एग्जाम्पल्स या फिर फिगर। दूसरे पे आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि दूसरे नंबर का जो प्रिंटर है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले नंबर पे इम्पैक्ट प्रिंटर था, दूसरे नंबर पे आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते, यानी कि इस प्रकार के प्रिंटर जो होते हैं वो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं, क्योंकि छपाई के दौरान इनके प्रिंटिंग हेड कागज़ को स्पर्श नहीं करते हैं। इसकी प्रिंटिंग गति जो प्रिंटिंग स्पीड जो होती है वो स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक होती है। इनके प्रिंटर इसके अंतर्गत आता है, यानी कि इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपका इंक जेट प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है इत्यादि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के कुछ उदाहरण हैं। डिस्कस अबाउट इंक जेट प्रिंटर। डिस्कस अबाउट इंक जेट प्रिंटर। यह प्रिंटर में एक नोजल के माध्यम से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व चित्रों की छपाई की जाती है। इनके लिए प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज़ पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक कैरेक्टर कई डॉट्स से मिलकर बनता है। ये दिया है एग्जाम्पल किसका, तो ये है इंकजेट प्रिंटर का एग्जाम्पल्स। लेजर प्रिंटर क्या होता है, तो वर्तमान समय में लेजर प्रिंटर का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये। इंकजेट प्रिंटर हो गया उदाहरण। लेजर प्रिंटर। डिस्कस अबाउट लेजर प्रिंटर। आजकल लेजर प्रिंटर बाजार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रिंटर है, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग गति व प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है सब बहुत ही अच्छी होती है। लेजर प्रिंटर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर किरण तकनीक या फिर लेजर बीम टेक्नोलॉजी तथा फोटोकॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। तीनों का ही इसमें उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका तीनों में जैसे आपका क्या हो गया, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर किरण बीम टेक्नोलॉजी तथा फोटोकॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। एक लेजर प्रिंटर टोनर इंक को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते हुए कागज पर आकृतियां बनाने हेतु लेजर किरणों का प्रयोग करता है। प्रिंटिंग गति और प्रिंटिंग गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स तथा इंकजेट प्रिंटर से बढ़िया माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लेजर प्रिंटर होता है यह उसी का यह एग्जाम्पल है। लेजर प्रिंटर जो कि वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा यूज में लाया जा रहा है। छोटा वाला ये, बड़ा वाला दूसरा होता है। उसमें बहुत सारे प्रिंट एक साथ निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर वह आउटपुट डिवाइस है, यानी प्लॉटर। डिस्कस अबाउट प्लॉटर। प्लॉटर वह आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से कागज़ पर विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के ग्राफिक्स जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, तालिका हो गया, सारणी हो गया, नक्शे हो गए, अन्य प्रकार के कंप्यूटर डिजाइन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर से देख लेते हैं प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर वह आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से कागज़ पर विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के यानी कि हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, तालिका हो गया, सारणी हो गया, नक्शे हो गया, अन्य प्रकार के कंप्यूटर डिजाइन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब प्रिंटर्स के द्वारा इस प्रकार के ग्राफिक्स प्राप्त करना मुश्किल हो जाए। कार्यप्रणाली और संरचना की दृष्टि से प्लॉटर प्रिंटर से इस बात में भिन्न है कि इसमें लाइन खींचने अथवा रेखाकृति बनाने हेतु पेन्स का प्रयोग किया जाता है। इनके ये पेन इधर उधर गति करती हुई उनकी बाजुओं से जुड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप प्लॉटर्स के द्वारा अभिच्छिन्न रेखाकृतियाँ या फिर कंटिन्यूअस लाइन खींची जा सकती हैं, जबकि प्रिंटरों के द्वारा इस प्रकार की रेखाकृतियों को डॉट्स के समूहों के रूप में अनुमानित करने का प्रयत्न किया जाता है। प्लॉटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी प्लॉटर जो होता है वो निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहले नंबर का प्लॉटर है ड्रम प्लॉटर, दूसरे नंबर पर आपका फ्लैट बेड प्लॉटर आता है। ड्रम प्लॉटर के अंतर्गत क्या आता है, तो ड्रम प्लॉटर के अंतर्गत इस तरह के प्लॉटर में पेन का प्रयोग किया जाता है जो गतिशील होकर कागज पर चित्र
तैयार करते हैं। फिगर यहाँ पर दिया है, ड्रम प्लाटर का ये फिगर दिया है, ड्रम प्लाटर का फिगर यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लाटर का मतलब क्या होता है, तो फ्लैट बेड प्लाटर, फ्लैट बेड प्लाटर, इस प्लाटर में कागज़ को स्थिर अवस्था में बेड अथवा ट्रे में रखा जाता है। प्लाटर के बाजुओं में लगे पेन कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, जो कागज़ पर एक्स वाई अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर व वाई अक्ष में घूमकर चित्र का निर्माण करते हैं। ये है फ्लैट बेड प्लाटर का उदाहरण। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली। कितना दिया है क्या पेज में, उसको इसी में ले लेते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली। प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट जो होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट जो होता है, प्रॉम्प्ट वह टेक्स्ट या प्रतीक है जिसका उपयोग, अलग अलग करके देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट वह टेक्स्ट या प्रतीक है जिसका उपयोग सिस्टम की अगली कमांड को निष्पादित करने की तत्परता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे हम SMPS के नाम से जानते हैं। तो यह क्या होता है, तो यह एक ऐसा हार्डवेयर है जो पावर सप्लाई डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य कंप्यूटर में लगे अन्य सभी डिवाइसेस को उनकी आवश्यकता अनुसार पावर सप्लाई देना है। नेक्स्ट है पिन बेयर। पिन बेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, पिन बेयर का मतलब क्या होता है, तो पिन बेयर यह हार्डवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित है, जैसे रोम जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यानी कि रोम जो होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कंपाइलर का मतलब क्या होता है, कंपाइलर वो प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को यह प्रोग्राम, यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। कंपाइलर प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे एक या अधिक मशीनरी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिंटर। नेक्स्ट है क्या, इंटरप्रिंटर, यह भी किसी हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कि इंटरप्रिंटर क्या करता है, तो इंटरप्रिंटर भी जो होता है वो हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, परंतु यह एक बार में प्रोग्राम के केवल एक कथन का एक या अधिक मशीनी भाषा के कथनों में अनुवाद करता है। फिर से यह भी सेम उसी की तरह होता है, किसकी तरह, तो कंपाइलर के समान ये भी होता है। इंटरप्रिंटर भी जो होता है वो कंपाइलर के समान ही होता है। यह भी किसी हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, परंतु यह एक बार में प्रोग्राम के केवल एक कथन या एक से अधिक मशीनी भाषा के कथनों में अनुवाद करता है। नेक्स्ट है असेंबलर का मतलब क्या होता है, तो यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है, यानी कि असेंबलर क्या होता है, तो यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन सिंगल यूजर, प्रारंभिक कंप्यूटरों पर एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता का केवल एक कार्य या प्रोग्राम कराया जाता था। इस प्रकार के कंप्यूटरों को सिंगल यूजर कहा जाता है। फिर से सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक यानी पहले के कंप्यूटरों पर एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता का केवल एक कार्य या प्रोग्राम कराया जाता था। इस प्रकार के कंप्यूटरों को सिंगल यूजर कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग, इससे अनेक प्रोग्रामों को एक साथ कार्यान्वित करने की क्षमता प्राप्त होती है, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब एक साथ बहुत सारे प्रोग्रामों को कार्यान्वित करने की क्षमता, यानी कि इससे अनेक प्रोग्रामों को एक साथ कार्यान्वित करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसमें अनेक
इसमें अनेक प्रोग्रामों को एक साथ कार्यान्वित या फिर ड्राइवन करने की क्षमता प्राप्त होती है। किसमें? मल्टी प्रोसेसिंग। नाम ही से पता चल रहा है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐसे सिस्टमों को कहा जाता है, यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐसे सिस्टमों को कहा जाता है जहाँ इनपुट डेटा को प्राप्त करते ही उसको तत्काल प्रोसेस कर दिया जाता है और शीघ्र ही उसका आउटपुट दे दिया जाता है। यानी कि रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐसे सिस्टमों को कहा जाता है जहां इनपुट डेटा को प्राप्त करते ही उसको तत्काल प्रोसेस कर दिया जाता है और शीघ्र ही उसका आउटपुट दे दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, बस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? बस का मतलब क्या होता है? तो यह विभिन्न यूनिट्स तक सामग्री या फिर डाटा के संप्रेषण या फिर ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया फिर सर्किट है। फिर से बस क्या होता है? तो बस या विभिन्न युक्तियों तक सामग्री यानी विभिन्न प्रकार के डिवाइस तक, यानी कि बस जो होता है वो विभिन्न प्रकार के डिवाइस तक सामग्री या फिर डाटा के कम्युनिकेशन या फिर ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया या फिर सर्किट होता है। डीबग क्या होता है? तो डीबग आपका क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आई त्रुटि को डीबग कहा जाता है। फिर से कंप्यूटर के प्रोग्राम में आई त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो डीबग कहा जाता है। जूम किसे कहते हैं? वह ऑप्शन जो किसी प्रोग्राम में मौजूद होता है के द्वारा किसी चित्र या तथ्य को बड़ा करके देखा जाता है तो उसी को जूम के नाम से जाना जाता है। जूम वह ऑप्शन जो किसी प्रोग्राम में मौजूद होता है के द्वारा किसी चित्र या फिर तथ्य को बड़ा करके देखा जाता है, उसी को हम जूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग क्या होता है? तो इसका तात्पर्य कि विभिन्न कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना है जिसमें यह सर्वर द्वारा जुड़े होते हैं, इनसे संबंधित शब्द है। यानी कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे कंप्यूटरों के कार्य को आपस में जोड़ना है इसका, यानी कि नेटवर्किंग का मतलब होता है, इसका तात्पर्य विभिन्न कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना होता है, यानी विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को ही नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये सर्वर द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वर के द्वारा ही आपस में जुड़े होते हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं? एक आपका लैन होता है, जिसे लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन एल से लॉजिक एरिया नेटवर्क, लैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी लैन का क्या होता है? तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बाद में देख लेंगे। लैन एरिया नेटवर्क किसके बारे में होता है? एल एम और वी से नहीं समझे, पता नहीं है। मैन का तो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, बाद में मिल जाएगा। लैन स्थानीय क्षेत्र, लोकल एरिया नेटवर्क, यार यहीं पर दिया है। लैन का मतलब होता है स्थानीय क्षेत्र यानी लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है महानगर क्षेत्र, यानी कि स्थानीय क्षेत्र के लिए हम लैन का प्रयोग करते हैं, महानगर क्षेत्र के लिए मैन का प्रयोग करते हैं, व्यापक क्षेत्र के लिए मैन का प्रयोग करते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड मैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का ही एक स्वरूप है। नेक्स्ट सेशन में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।